आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का हिंदी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, प्रेमचंद। आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत अच्छे लेखक हैं और ये कहानियाँ लिखते हैं उसमें भावनात्मक रूप से वो कहानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और इन कहानियों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वे अपनी कहानियों में ज़्यादातर मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, मुहावरे आपने सुने होंगे। ऐसे मुहावरों का मतलब होता है कि हम एक ऐसे वर्ड बोलें जिनकी मीनिंग वो वर्ड सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं हमें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, दांतों पसीना आ जाना। अब इसका मीनिंग होता है बहुत मुश्किल होना। तो इस तरह के मुहावरे का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है और इस कहानी को पढ़ते टाइम भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस कहानी को और जानते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। लेखक प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा के माध्यम से कृषक वर्ग मतलब कि किसान और जानवरों को भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया। जी हाँ, जानवरों के भावनात्मक रूप का संबंध किया है कि जानवरों में किस टाइप की भावनाएं होती हैं, वो इंसानों के प्रति किस तरह की भावना रखते हैं अपने दिल के अंदर, और वो एक दूसरे के साथ रहते हुए उनमें भाईचारा होता है या उनमें नफरतें होती हैं एक दूसरे के बीच। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उन्होंने इसी कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि स्वतंत्रता हमें सहज नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। जी हाँ, हमें आपको पता है हमारे 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, बहुत कष्ट सहने पड़े उन्हें स्वतंत्रता को लेने के लिए, इस स्वतंत्रता को सभी को दिलाने के लिए। तभी यह हमारा मौलिक अधिकार बना, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसी तरह जानवरों में भी ये आप इस कहानी में देखेंगे कि किस तरह इन दो बैलों ने, जिनका नाम हीरा और मोती है, उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए कितने प्रयास किए, कितना दुख झेलना पड़ा उन्हें, कितनी मार खानी पड़ी। और इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि ये कहानी स्वतंत्रता के आंदोलनों की भावना को पूर्ण रूप से जागृत करती है। जी हाँ, ये कहानी उस टाइम के जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे थे, उस टाइम पे यह कहानी लिखी गई थी। और ये उस टाइम पे इसलिए लिखी गई ताकि यह स्वतंत्रता के आंदोलन की भावना को पूर्ण रूप से जागृत करती है। जो भी इस कहानी को पढ़ता उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती आज़ादी प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। और यह कहानी पंचतंत्र, यहाँ पंचतंत्र आपने सुने होंगे, हमारे 4 वेद हैं, उस टाइम पे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई थी। और साथ में हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग में सहायक बनी है। या उनका उपयोग में सहायक बनी है। आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगे, हम गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ पढ़ते हैं, जानवरों की कहानियाँ पढ़ते हैं। तो उसी तरह ये भी एक कहानी है दो बैलों के ऊपर, दो बैलों की कथा, जिनका नाम है हीरा और मोती। इस कहानी को शुरू करने से पहले लेखक प्रेमचंद जी ने गधे के बारे में वर्णन किया है। जी हाँ, गधा एक ऐसा जानवर है जिसे हम मूर्ख कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पागल या मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे पागल और मूर्ख ना कहकर उसे हम सीधा गधा कह देते हैं, क्योंकि हम गधे को मूर्ख समझते हैं। और ऐसा होता ही है क्योंकि गधा एक सबसे सीधा जानवर है। वो जानवर आपने देखे होंगे, कुत्ता भी काट लेता है, गाय भी सींग मारती है, इसी तरह सारे जानवरों को क्रोध आता है, परंतु गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता। वो सुख हो, दुख हो, पीड़ा हो, किसी भी हर सिचुएशन में वो उसमें एक ही भावना रहती है और वो सीधा साधा रहता है। इसीलिए गधे की तुलना संत साधुओं से, ऋषि मुनियों से की गई है, क्योंकि वो भी जब साधु बन जाते हैं, ऋषि मुनि बन जाते हैं, तो वो भी मोह माया त्याग देते हैं। सुख दुख से उनका कोई मतलब नहीं होता, ईश्वर में उनकी आस्था होती है। परंतु यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि बैसाख के मौसम में कभी कभी गधे को खुश होते हुए देखा है। अब आप सोचेंगे कि बैसाख का मौसम ऐसा कैसा है कि गधा खुश होता है। जी हाँ, बैसाख के मौसम में गधा इसलिए खुश होता है क्योंकि उस टाइम पे घास बिल्कुल कम होती है, और जहाँ भी गधे को घास दिखती है तो कहता है मैं खा लूँगा।
बाकी मौसम में घास बहुत ज़्यादा होती है तो इससे गधा दुबला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसको टेंशन होती है कि इतनी सारी घास है, सब में हरी हरी घास है, अब मैं इसे कहाँ तक खाऊंगा, कहाँ तक खाऊंगा, बस वो यही सोचता रहता है, वो घास को खाता नहीं है। लेकिन बैसाख के मौसम में घास बहुत ही कम होती है और वो सोचता है ये थोड़ी सी तो घास है, मैं तो इसे आराम से खा लूँगा, तो इसी वजह से वो खुश होता है, मोटा हो जाता है। तो गधे को कभी कभी बैसाख भी कहा जाता है। तो यहाँ तो थी बात गधे की, परंतु गधा बहुत ही सीधा जानवर है, बहुत ही अच्छा जानवर है कि वो किसी भी सिचुएशन में क्रोध नहीं करता। हमें भी उसकी तरह अपनी सहन क्षमता रखनी चाहिए कि हम सिचुएशन में ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा क्रोधित ना हो। तो चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। दो बैलों की कथा। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। इनके मालिक का नाम काछी था। जी हाँ, काछी के दोनों बैल हीरा और मोती बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और ये बहुत ज़्यादा सुंदर थे दिखने में और पहलवान में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एकदम तंदुरुस्त थे, मोटे ताजे से, और काम में बिल्कुल सुगड़। कोई भी उनको ये नहीं कह सकता कि ये काम में नाकारा है, ये काम नहीं करते। यहाँ बहुत अच्छे से वो काम करते थे और दोनों बहुत दिनों से दोनों साथ में रहा करते थे, जिस वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। वो एक दूसरे को प्रेम प्रकट करने के लिए एक दूसरे को चाटते थे और मूक भाषा में अपने विचार विमर्श करते थे। जी हाँ, मूक भाषा में। अब ये हमें नहीं पता कि वो किस तरह से अपने विचार एक दूसरे को कहते हों, पर यह सच है कि वो एक दूसरे से अपने विचार साझा किया करते थे। हीरा जो था उसमें सहनशीलता ज़्यादा थी, मोती में सहनशीलता थोड़ा कम थी। मोती को जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, लेकिन जब मोती को गुस्सा आता था तो हीरा उसे समझा बुझा कर बिठा दिया करता था। अब आप सोचें कि वो कैसे समझाता था। अब वो तो मैंने आपको बताया ना, मूक भाषा में विचार विमर्श करते थे, जिसको हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह से करते होंगे। और जब भी उनमें प्यार होता तो एक दूसरे को चाटते चूड़ते अपनी, जब उन्हें हल पे चलाया जाता था तब दोनों वो यही कोशिश करते कि गर्दन हिला हिलाकर ज़्यादा बोझ उसी के ऊपर हो। दोनों यही कोशिश करते थे कि सारा बोझ मेरे ऊपर हो, हीरा कहता था सारा बोझ मेरे ऊपर हो। दोनों यही सोचकर गर्दन हिला हिलाकर हल को हिला के अपने कंधे पे बोझ ले लिया करते थे। आपने देखा होगा ऐसा इंसानों में बिल्कुल नहीं होता। अगर हम दो जने कोई काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि सारा बोझ दूसरे के ऊपर हो, हमारे ऊपर तो हो ही ना। परंतु ये जानवर हैं, उनमें कितनी अच्छाई है, कि उनमें कितना प्रेम है कि वो सोच रहे हैं कि दूसरे को तकलीफ ना हो, बल्कि सारा बोझ मैं उठा लूँ। जब वो थक जाया करते थे तो एक दूसरे को चाट कर, एक दूसरे को सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और कभी कभी वह सींग भी मिला लिया करते थे, लड़ाई की भावना से नहीं बल्कि प्रेम की भावना से। आपने देखा होगा जब दो दोस्त होते हैं तो मजाक मजाक में भी झगड़ा करते हैं, इसी तरह ये दोनों भी मजाक मजाक में झगड़ा क्या करते थे, सींग मिलाया करते थे। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि काछी ने अपने ससुराल में इन दोनों बैलों को भेज दिया। अब इन्हें क्या पता कि ये दोनों बेचे गए हैं या कैसे ले जाए जा रहे हैं। इन दोनों हीरा और मोती ने सिर्फ यही सोचा कि इन्हें बेच दिया गया। पूरे रास्ते जो काछी का जो साला था, गया नाम था उसको पूरे रास्ते वो परेशान करते गए। वो आगे खींचता तो ये पीछे की ओर भागते, और पीछे से लठ मारता तो ये इधर उधर भागते। पूरे रास्ते इन्होंने उतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इन दोनों से। अगर इन दोनों को ईश्वर ने ज़बान दी होती, इन्हें बोली दी होती, तो ये एक बार काछी से ज़रूर पूछते कि ऐसा हमने क्या किया जो तुमने हम अपने घर से हमें निकाल दिया। तुमने जैसा खाना दिया हमने खाया, जितना काम करवाया हमने किया। अगर इतना काम कम पड़ रहा था तो हमसे ज़्यादा काम ले लेते, पर हमें अपने घर से तो ना निकालते। हम तो तुम्हारे घर में एक कोने में भी पड़े रहते, तो हमें वहाँ पे मरना अच्छा था बल्कि यहाँ जाने से। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त हीरा मोती के दिमाग में क्या चल रहा होगा, जहाँ पे वो इतने प्यार से, इतने अच्छे से जिसके पास रहते थे, उसने अपने घर से अपने ससुराल में उसे भेज दिया। और हीरा मोती यही समझे कि उन्होंने उसे बेच दिया है। जब वो काछी के ससुराल में पहुँच गया के घर पर, तब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इतनी दूर चलकर गए थे वो, परंतु जब उन्हें नांद होता है, वो जगह जहाँ पे उन्हें खाना डाला जाता है। आपने देखा होगा एक चौकोर सी जगह होती है जहाँ पे भूस, चोकर, खली सब कुछ डाला जाता है भैंसों के लिए और बैलों के लिए। तो वहाँ पे उन्हें ले जाया गया, परंतु दोनों ने किसी ने भी मुंह नहीं डाला उसमें, क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। जहाँ वे आए थे गया के घर में, वहाँ सब कुछ नया नया था, नए लोग, नया गाँव, सब कुछ नया। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और दोनों भूखे बैठे रहे, एक ने भी उस नाद में मुंह नहीं डाला।
इसके बाद पूरी रात हो गई और जब सब सो गए तब उन्होंने सोचा कि हमें अपने घर जाना है। और इतनी मोटी रस्सी से उन्हें बांधा गया था, परंतु एक झटके में उन्होंने वो रस्सी तोड़ ली। अपने घर जाने की भावना उनमें इतनी ज़्यादा प्रभावित करा, उनमें इतनी ज़्यादा ताकत आ गई अपने घर की याद में कि उन्होंने उस रस्सी को एक झटके में तोड़ दिया। इतने ज़्यादा बलवान हो गए तो उस वक्त इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी उन दोनों में इस वक्त कि उन्होंने एक झटके में उस रस्सी को तोड़कर सीधे काशी के घर में आ गए। जब काशी सुबह उठा तो वो दोनों उसके द्वार पर खड़े थे और काशी ये देख के अपने प्रेम की सीमा को ना रोक पाया, उन दोनों से जाके गले लग गया, उन्हें प्यार करा। और साथ में गांव के कुछ बच्चे, गांव के लोग भी वहां पे जमा हो गए कि ये दोनों बेल, हीरा और मोती इतनी दूर से आ गए अब सिर्फ काशी के लिए। परंतु और बच्चों ने सोचा कि इन दोनों को कुछ गिफ्ट देना चाहिए कि इतनी दूर से ये घर वापस आई ना, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो सभी बच्चे अपने घर से रोटियां, गुड़, चोकर, उन्हें जो भी खाने की चीज़ मिली वो उन दोनों बेलों के लिए, हीरा और मोती के लिए लेकर आ गए। इतने में काशी की पत्नी आई और वो इन बेलों को देखकर जल गई एकदम, क्योंकि वो उसके मायके भेजे गए थे और वहाँ से भाग कर आ गए। तो काशी की पत्नी बिल्कुल जल गई एकदम से और बोली, ये नमक हराम भाग कर आ गए। और काशी इस बात को सहन न कर पाया और कहा कि नमक हराम, ये नमक हराम नहीं है, बल्कि इन्हें कुछ खाने को ना दिया होगा तो भाग कर आ गए, क्या करते बेचारे। जी हाँ, सही बात है, उन्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो इसलिए भाग कर आ गए। परंतु वो जल गई तो कि नहीं, नमक हराम है, ये कोई तुम्हारी तरह थोड़ी है कि बस इन्हें प्यार प्यार करेगा। तो उसने कहा कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो कि जो तुम इन्हें प्यार प्यार करते हो, इनसे ज़्यादा काम नहीं करवाते, वहाँ पे इनसे काम करवाया होगा इसलिए ये भाग के आ गए, इनके बस की काम तो है नहीं, काम चोर तो है तुम्हारे बेल। तो ये सुन के उसने कहा कि आज इन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं दूंगी, खाली भूस खाने को दूंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ऐसा ही हुआ, उसने नौकर से कह दिया कि खाली इन्हें सूखा सूखा खाने को देना है। जब नाद में हीरा मोती ने मुँह डाला तो उसमें सूखा सूखा था, ना कोई तरी, ना कुछ मीठ, ना कुछ स्वाद, जिस वजह से उन्होंने काशी की तरफ एकदम से भावनात्मक नज़रों से देखा। काशी बोला, अब मैं क्या करूं। उसने नौकर से कहा, भी जा डाल के आ। तो आप खुद अपनी पत्नी के सामने उनकी से कह दोगे, डांट तो पड़ेगी मुझे, मैं तो नहीं डाल रहा। उसने भी डालने को मना कर दिया। वो बेचारे भूखे बैठे ये। अगले दिन गया, फिर से आ गया उन हीरा और मोती को लेने के लिए। हीरा मोती अब लेने आ गया तो उन्हें जाना ही था, तो उन दोनों को ले गया। अब उन्हें ले जाकर इतनी मोटी रस्सी से बांधा कि वो उनके मुंह तक में नहीं आ सकती थी, जो उसे वो चबा लेते। बहुत मोटी रस्सी से उन्हें बांधा गया और ले जाकर उन्हें खूब मारा। उन्होंने, गया ने हीरा मोती को बहुत मारा और उन्हें हल चलाने के लिए खेत पर ले गया। बहुत देर तक उन्हें मारता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने टच से मस न किया, एक कदम भी उन्होंने नहीं रखा। ऐसे दोनों ने कसम खा ली थी कि हम आज एक कदम तक नहीं रखेंगे गया के खेत में। परंतु जब उन्होंने मोती की नाक के ऊपर डंडे डंडे बरसाए तो हीरा को गुस्सा आ गया और हीरा हल लेके इस तरह भागा कि हल सब कुछ टूट गया, जो भी उनके पीछे बांध रखा था सब कुछ टूट गया, कुछ भी नहीं बचा उनमें। और अगर उनके गले में रस्सी ना होती तो वो दोनों इतनी तेज भागते कि कभी भी पकड़ में ना आते, परंतु रस्सी के कारण वो दोनों पकड़े गए और उन्हें ले जाकर फिर से उनकी जगह पर बांध दिया गया। फिर दो आदमी उनके समीप आ रहे थे, उनके करीब आ रहे थे। तो मोती ने कहा, एक को उठा के पटक दूं क्या? तो हीरा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। तो नहीं, उन्होंने इतना मारा मेरे को, मैं इतना दर्द हो रहा है, आज तो मर ही जाता मैं। तो वो कहता, कोई बात नहीं, अब हम बेल बने हैं तो पिटेंगे भी। उन्होंने अपनी जात पर कहा कि बेल हैं तो पिटेंगे भी, बेल ना होते तो पिटते भी ना, इस तरह उन्होंने कहा। परंतु उनके ऊपर गया को, जो आदमी आया था, उसे दया आ गई और उन्होंने मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके इरादे देख लिए थे कि अगर आज हमने इन्हें मारा तो ये हमें उठा के पटक देंगे या हमें सींग विंग मार देंगे। कभी कभी हम देख लेते हैं ना कि जानवर को गुस्सा आ रहा है, उसी तरह उन्होंने भी भाप लिया था। उन्हें भी पता चल गया था कि इन दोनों को, हीरा और मोती को, गुस्सा आ रहा है और बस उन्हें वो भूस भूस डाल के चले गए। अब वो क्या खाते उसमें, उन्हें तो कोई ना स्वाद था उसमें ना कुछ। तभी सब लेट गए, सभी खाना खा रहे थे घर पे। इतने में एक लड़की आई, जिसके हाथ में 2 रोटियां थीं। वो लड़की 2 रोटियां लेके आई। अब उन 2 रोटियों से क्या उनकी भूख शांत होती, परंतु उस लड़की ने एक रोटी हीरा के, एक रोटी मोती के मुंह में दे दी और दोनों ने वो रोटी खा के खुश हुए, क्योंकि कोई तो था जो यहाँ पर भी उनसे प्रेम करने वाला था, उनकी फिक्र करने वाला था। अब वो लड़की कौन थी? वो लड़की उस घर के मालिक की बेटी थी।
जिसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सुतेली माँ उसे बहुत ही ज़्यादा मारती थी। अब वो मार खाते खाते उसने देखा कि बैलों की भी इसी तरह से पिटाई हो रही है और बैल भी इसी तरह से पिटाई खा रहे हैं, तो उसकी सहानुभूति उन बैलों के साथ में हुई और उसने खुद रोटी ना खाकर उन बैलों को रोटी खिलाई। इसी तरह से कई दिन बीत गए। वो लड़की रोज आती और 2 रोटी उन्हें देकर चली आती, परंतु उस प्रेम के साथ वो दोनों और मोटे हो गए। दुबले होने के बाद 1 रोटी खाकर भी वो दोनों मोटे हो गए, क्योंकि उन्हें उस लड़की का प्रेम मिल रहा था। परंतु विद्रोह की भावना तो उनके दिल में पहले से ही थी, क्योंकि उन्हें इतनी पिटाई जो पड़ी थी और उनका असली मालिक जो था, जो काछी था, वो उसके घर जाना चाहते थे, उसकी याद उन्हें सता रही थी। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि इस रस्सी को हम मुंह से चबाकर तोड़ देंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। इससे पहले मोती ने कहा कि मैं इस घर के अब जो भी आएगा ना यहाँ पर हमें कुछ डालने में उसे मार दूंगा, उसे उठा के पटक दूंगा। तो हिरण ने समझाया, नहीं ऐसा नहीं करते, वो उस लड़की का बाप है जो लड़की हमें रोटियाँ खिलाती है, वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मोती ने फिर कहा कि मैं उसकी माँ को पटक दूंगा। तो क्या, नहीं, औरतों को मारना हमारे धर्म में नहीं है, धर्म में औरतों को मारना नहीं है, हिरण ने ये कहा। अब उनमें कितनी इंसानियत थी, वो इंसान ना होकर भी उनमें इंसानियत थी कि वो औरतों पर हाथ ना उठाते, औरतों को सींग से ना मारते। तो फिर मोदी ने कहा, ठीक है, तुम तो किसी बात में मुझे वो ही नहीं करते, अच्छा चलो भाग चलते हैं। तो हिरण ने कहा, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा। तो दोनों ने प्लान बनाया कि रात में हम रस्सी को अच्छे से चबा लेंगे और रस्सी कमज़ोर पड़ जाएगी, उसके बाद हम एक झटके में तोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन वो बार बार कोशिश करते और रस्सी उनके मुंह में ना आती। वो बहुत ज़्यादा थक हार के बैठ गए। इतने में एक दरवाज़ा खुला और वो लड़की दोबारा से वहाँ पर आई। उस लड़की ने हीरा और मोती की रस्सी खोल दी। तो हीरा और मोती देख रहे थे कि अगर हम भागते हैं तो इस लड़की की शामत आ जाएगी, परंतु इतने में कुछ और ज़्यादा वो सोच पाते, इतने में लड़की ने उधम मचा दी कि हीरा मोती भाग गए, हीरा मोती भाग गए। और हीरा और मोती को वहाँ से भागना पड़ा। तो सब लोग उनके पीछे भाग रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए, इसलिए वो बहुत तेज भागे और भागते भागते वो रास्ता भूल गए कि उनका गांव किधर था, कांच का घर किधर था, वो ये सब भूल गए। और भागते भागते वो एक मटर के खेत के पास पहुंचे। जब वो दोनों थक गए थे बहुत ज़्यादा भागते भागते, उन्हें भूख भी बहुत लगी थी। अब भूख लगी थी, सामने मटर का खेत था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और मटर खाने के लिए चले गए। उन्होंने खूब पेट भर के मटर खाई। जब उनका पेट भर गया तब वो खुशी से खूब नाचने लगे, क्योंकि वो आज़ाद हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। वो उन्हें आज़ादी की अपनी इतनी खुशी थी कि वो उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पे झूम झूम कर मटर खाई उन्होंने, उनका पेट भर गया। तभी उन्होंने एकदम से एक सांड को आते देखा। दोनों एकदम से डर गए कि ये सांड आ रहा है, अब तो हमें मारेगा। दोनों ने फिर से एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि एक काम करेंगे, हीरा तुम आगे से घेरना, मैं पीछे से घेरूंगा सांड को, और जब दोनों तरफ से वार होगा तो वो सांड डर के भाग जाएगा। दोनों ने जैसे योजना बनाई थी वैसे ही किया। जैसे सांड उनके करीब आया तो हीरा ने आगे से, मोती ने पीछे से उन पर वार किया और वो बेचारा वह सांड दोनों से पिट गया। और जब वो घायल हो गया तो वो वहाँ से भाग गया। अब जब ये सांड भाग गया तो फिर से वो दोनों खेत के साइड में खड़े हो गए। मोती ने कहा, मुझे तो फिर से भूख लगी है। सांड को मार के मोती को फिर से भूख लगने लगी, तो मैं तो दोबारा से मटर खाऊंगा। तो हीरा ने उसे मना भी किया, नहीं नहीं रहने दो, अब बस बहुत खा लिया, अब मत खाओ। परंतु मोती कहाँ सुनने वाला था। तो मोती गया फिर से मटर के खेत में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ थी, दलदल थी, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की गई थी मटर के खेत में, तो इसलिए उसके पैर दलदल में धंस गए। इतने में उस खेत का जो मालिक था वो आ गया और मोती वहाँ से भाग नहीं पाया और मोती को पकड़ लिया। मोती को पकड़ते देख हीरा थोड़ी ना भाग सकता था, हीरा भी उन्हीं के करीब आ गया। उन्होंने हीरा को भी पकड़ लिया। दोनों को पकड़कर उन्हें एक मवेशी खाने में बंद कर दिया गया, जहाँ पे और भी जानवर थे, बकरी, भैंस, गाय और कुछ गधे भी थे। सबको एक साथ में बंद कर दिया गया। जब हीरा मोती ने वहाँ जाके देखा तो वो सारे जानवर लाशों की तरह पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई खाना नहीं दिया गया था। जब खाना नहीं दिया तो उन सब जानवरों में इतनी कमज़ोरी आ गई कि उनसे सही से उठा भी नहीं जा रहा था। अब हीरा और मोती को पूरा दिन हो गया दरवाजे की तरफ देखते देखते कि कोई आएगा और हमें खाना देगा, कोई आएगा और हमें खाना देगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी खाना डालने नहीं आया। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। मोती ने दीवार को चाटना शुरू कर दिया। अब दीवार को चाट के क्या उनकी भूख मिटती है, आप समझ सकते हैं।
उन्होंने दीवार को चाटा। और फिर मोती को गुस्सा आ गया दीवार को चाटते चाटते कि मुझे तो यहाँ से जाना है, और वो दीवार पे टक्करें मारने लगा। दीवार पे टक्करें मारी उसने तो उसकी आवाज़ चौकीदार के कान में पहुँची, और चौकीदार वहाँ आया और मोती को एक मोटी रस्सी से बांध कर चला गया। ऊपर से कुछ डंडे भी मार दिए उसमें। मोती को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, परंतु वो बंध चुका था, वो क्या करता। तो हीरा ने उसको कहा, लो क्या मिला तुम्हें दीवार से टक्करें मार के, वो बंध गए उससे अलग। अब मोती को गुस्सा तो था ही। मोती ने कहा, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा। तो मोती ने फिर से टक्कर मारी। अब उसकी रस्सी दूर होती तो टक्कर नहीं लग पा रही थी। अब हीरा देख रहा था कि ये इतना परेशान हो रहा है, तो हीरा ने खुद जोर जोर से टक्करें मारनी शुरू करी, और दोनों ने टक्करें मार मार के आधी दीवार को गिरा दिया। जब आधी दीवार गिर गई तो सारे जानवर जो थे जल्दी जल्दी उठ के भाग गए। अब दीवार गिर गई, उनको जाने का रास्ता दिख गया। तो मरते हुए इंसान में भी ताकत आ जाती है जब उसे कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे जाती है। तो इसी तरह उन जानवरों को उम्मीद की किरण दिखाई दी एकदम से, और वो सब उठ उठ के भाग गए सिवाय गधों के। जी हाँ, गधों के। गधे बिल्कुल नहीं भागे। जब हीरा और मोती ने गधों से कहा कि तुम क्यों नहीं गए, तो गधों ने कहा कि क्या फ़ायदा, दोबारा तो फिर से पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए गधों को मूर्ख कहा जाता है कि उन्होंने भागने का उस वक्त उनके पास मौका था, उस मौके का उन्होंने फ़ायदा ना उठाकर बल्कि उसे गंवा दिया कि वो भाग नहीं पाए। लेकिन परंतु हीरा और मोती ने दोनों ने अपना पूरा योगदान दिया, उन गधों को भगा दिया। उनका सींग मार मार कर उन्हें वहाँ से भगा दिया। और फिर मोती को रस्सी से बांध रखा था। मोती ने बहुत कोशिश की कि वो रस्सी टूट जाए, परंतु वो रस्सी नहीं टूटी। और फिर मोती ने कहा कि हीरा मैं तो बंधा हुआ हूँ, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। तो हीरा ने कहा कि इतने सालों से, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस तरह कठिनाई में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और हीरा भी उसी मोती के पास में बैठ गया। और जब वहाँ का चौकीदार आया, मवेशी खाने के लोग आए, तो उन्होंने देखा कि सारे जानवर भाग चुके हैं, सिवाय मोती बंधा हुआ है। मोती के पास में हीरा बैठा हुआ है। यहाँ बंद रखा गया हीरा मोती को बिना कुछ खाए पिए। वो एक हफ्ते तक इसी तरह रहे, और इतने ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर एक दिन उन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाया गया मवेशी खाने से, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और उनकी नीलामी हो। बहुत सारे लोग उन्हें देख देख कर जाते और कहते, इतने मरियल से बैलों को कौन खरीदेगा। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे तो लोग उन्हें मरियल कह रहे थे कि इन मरियल से बैलों को कौन खरीदेगा। तभी एक दरियल सा बुढ़ा आया और दिखने में बहुत भयानक था। वो आया और उसने उन बैलों को खरीद लिया। वो इतना भयानक था कि हीरा मोती डर गए उन्हें देख के। कि मोती ने कहा, अब ये तो पक्का हमें ले जाके हमारे गले पे छुरी चला देगा, मैं सच कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। तो हीरा कहता है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दरियल सा बुढ़ा जो था वो हीरा मोती को लेकर जा रहा था। तो रास्ते में हीरा मोती ने देखा कि ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, ये लोग कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, यहाँ घर कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। जब वो थोड़े थोड़े करीब आए तो उन्हें एकदम याद आ गया कि अरे ये तो उन्हीं का गांव है, ये तो काछी का गांव है। और वो दोनों वो बुढ़ा जो था, दरियल बुढ़ा था, उससे अपनी रस्सी छुड़ाकर सीधा काछी के घर की तरफ भागे। और जैसे ही काछी ने देखा तो एकदम उन्हें गले लगा दिया खुशी से। इतने ज़्यादा खुश हो गया काछी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी उसकी खुशी की। और दोनों हीरा और मोती भी उसे देखकर इतने खुश हो गए कि उससे जाके लिपट गए, उसे प्यार करने लगे, उसे चाटने लगे। तभी वो दरियल सा बुढ़ा आया भागा हुआ कि ये तो मेरे बैल है, मैंने इन्हें खरीदा है। काछी ने कहा, अच्छा तूने खरीदा है, ये मेरे बैल थे, खो गए थे, अब मेरे पास आ गए, मैं नहीं दूंगा किसी को ये बैल। तो वो कह नहीं, मैं अपट कर दूंगा, मैं पुलिस बुला लूंगा, ये वो खूब गालियां देने लगा वहाँ पर। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा, नहीं ये तो ये काछी के बैल हैं, हीरा मोती हम जानते हैं इन्हें, ये दोनों बैल ये इसी गाँव के हैं हम। तो जब हीरा मोती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो उन्हें ले जाने की कह रहा था, मोती ने उस दरियल बुढ़े का पीछा किया, उसे मारने के लिए भागा। अपनी जान बचाने के डर से वो दरियल बुढ़ा भागने लगा, वो गांव से बाहर भाग गया और मोती वापस आ गया। और हीरा मोती को देख काछी की पत्नी आई, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर उन्हें खाने को दिया गया, उन्होंने खूब खुश होकर खाया और फिर से खुशी से वो झूमने लगे। तो यह थी कि कहानी दो बैलों की कथा। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपने समझा होगा कि इस कहानी में क्या क्या है। तो इसीलिए लेखक ने शुरू में कहा है कि स्वतंत्रता हमें सहज नहीं मिलती, बल्कि हमें उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो आपने देखा कि हीरा और मोती को किस तरह से बंदी बना दिया गया था। पहले उन्हें मवेशी खाने में बंद कर दिया गया, ने उन्हें बांध के रख रखा था।
हर बार उन्होंने प्रयास किया, हर बार उन्होंने बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी, हर बार उन्हें बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बावजूद भी वो अपनी स्वतंत्रता हासिल करके रहे। इसी तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता का बार बार प्रयास करना चाहिए ताकि हम आज़ाद हो सकें। हम किसी के बंदी ना रहें, हम किसी पे हमारा रोब ना रहे, बल्कि हम अपने मन से जो हमारा दिमाग का